चलो तो स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक से। सबसे पहले तो एक मटेरियल है, मुझे बताओ मटेरियल किससे बने होते हैं? कोई भी मटेरियल किससे बने होते हैं? या तो एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर मटेरियल देखे तो या तो एटम से बने होते हैं या तो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अच्छा, एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैन आई से, आई कैन से एटम इज मोर और लेस स्फेरिकली सिमेट्रिकल। हाँ या ना? एक एटम देखो तो यूजुअली वो स्फेरिकल शेप का होता है, सही है? बीच में वी हैव न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, एंड देन बाकी इट इज रिवॉल्विंग विथ लेट्स से एन इलेक्ट्रॉन। आई मीन देयर आर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली, और आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो जाता है, एंड दैट्स द रीजन नेट चार्ज किसी भी न्यूट्रल एटम का जीरो होता है। इतना क्लियर है? हाँ या ना? जैसे हमने जैसे हमने 11th में सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, वैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंटर ऑफ चार्ज। ठीक है, जो भी आपका चार्ज का ओरिएंटेशन है, वॉट एवर इज द ओरिएंटेशन ऑफ योर चार्ज, ठीक है, तो क्या होगा उससे? एक बोलते हैं ना, वी कैन कैलकुलेट अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? हम्म। यस? तो एक तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है और एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ बेसिकली। व्हाट इज एग्जांपल? लेट्स से यहाँ पे 2 कूलम ऑफ चार्ज है और यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे होगा? बता सकते हो क्या मुझे? वेयर विल बी द सेंटर ऑफ चार्ज? 1/3। एग्जैक्टली, यहाँ पे बीच में कहीं पे तो होगा, मतलब 2 कूलम के नजदीक होगा ना। तो तुम्हें एक हाँ। सेंस समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ चार्ज होता क्या है? एवरीवन, शरण्या, टिया, बेसिकली +2 कूलम ऑफ चार्ज है, ये +1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो देर इज अ सेंटर ऑफ चार्ज। तुम लोगों ने वेटेड मीन तो सुना होगा, वेटेड मीन होता क्या है? ठीक है, तो अगर मैं इसे ओरिजिन कंसिडर करूं, इफ आई कंसिडर इट ओरिजिन, तो चार्ज इनटू उसका पोजीशन प्लस दूसरा चार्ज विच इज 1 कूलम इनटू उसका पोजीशन, लेट्स से ये 1 मीटर लंबा है, द होल अपॉन सारे चार्जेस का एडिशन विच इज नथिंग बट 3c। सो बेसिकली 1/3 आंसर आ जाएगा। तो 1/3 पोजीशन पे यहाँ पे इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज होगा। तो सेंटर ऑफ चार्ज क्या होता है, इतना सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। तो यूजुअली अगर हम एटम्स देखें तो एटम्स में यूजुअली क्या हो जाता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के कारण सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, इनकी पोजीशन सेम हो जाती है। समझ में आ रहा है? हम्म। एंड दैट इज द रीजन बेसिकली इसका नेट चार्ज जीरो हो जाता है, देयर इज नो डाइपोल मूवमेंट। समझ में आ रहा है? नेट चार्ज तो जीरो होता ही है, बट डाइपोल मूवमेंट जो है उसे मैं पी स्मॉल पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ऐसे एटम्स में यूजुअली जीरो होता है। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? हम्म। अच्छा, यूजुअली अगर मैं मॉलिक्यूल्स देखूं तो मॉलिक्यूल्स में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एक तो सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड करेंगे, आई मीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक तो कोइंसाइड करेंगे या फिर ये दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल लूं तो मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मे बी यूजुअली जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर अगर सिमेट्रिक है, तो यूजुअली सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं, एंड देयर इज नो नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द ऑन दैट मॉलिक्यूल। बट कभी कभी स्ट्रक्चर के कारण, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के कारण ऐसा हो जाता है, इवन दो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन दो न्यूट्रल है, बट अगर तुम सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज लो तो वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, मतलब वो दोनों कोइंसाइड नहीं करते, एंड दैट इज द रीजन इस पे एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल में दिया जाए तो बेस्ट एग्जांपल है आपका H2O। तो तुम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, मुझे बताओ H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यस? ओ सेंटर पर आता है एंड एच दोनों क्या क्या? साइड पर। ओ सेंटर पर है, ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे होता है, हाइड्रोजन कहाँ पे होता है? साइड में साइड अपोजिट। में, समवेयर यो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एंड बाकी यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, है ना? लोन पेयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी यहाँ पे ये दो बॉन्ड पेयर है, these 2 electrons are lone pair, these 2 electrons are bond pair, तो ऑक्टेट कंप्लीट आपका ऑक्सीजन स्टेबल। समझ में आ रहा है? ओके। हाँ। या तो ये आपका हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे ज्यादा?
विच एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो कहना है ऐसे बॉन्ड पेयर में भी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका नेट नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाएगा और नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली यहाँ पे आपका लेट से नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ रहा है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आ रहा है। तो ऑब्वियसली इनके बीच में डिस्टेंस बहुत लिमिटेड होगी, बट जो भी हो इट्स नॉट कोइंसाइडिंग, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे कहना है एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है। हाँ या ना? ओके, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा मुझे बताना। यस रजत बता, व्हाट इज क्या? द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन दिस केस? माइनस टू प्लस। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कहना ऐसा एक नेट परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। समझ में आ रहा है? अच्छा, यही अगर तुम SF6 गैस लो, पता है ना SF6 क्या होता है? सो ये जो मॉलिक्यूल है ये कंप्लीटली सिमेट्रिक है। दिस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली सिमेट्रिक एंड दैट्स द रीजन इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है या फिर पोलराइजेशन बोलूं, ये चीज जीरो होता है इस केस में। वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, बट SF6 के केस में ऐसा होता है। अगर ये गैस देखो तुम, तो दिस गैस इज एक्सट्रीमली हैवी गैस। ये ऑब्वियसली वाटर से ज्यादा हैवी है, बट इवन इफ ऐसा है, बट वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, SF6 गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तुमने SF6 का कोई वीडियो देखा है यूट्यूब पे? बेसिकली एक टैंक लो और टैंक में SF6 की गैस डाल दो। यू कैन लिटरली टेक दैट गैस इन बोलते ना किसी भी एक बकेट में या फिर स्मॉल मग में, एंड यू कैन लिटरली पोर दैट गैस। तुम्हें फील होगा कि तुम वो गैस को पोर कर रहे हो, बट स्टिल इट्स इन गैस स्टेट। समझ में आ रहा है? सो क्या रीजन है कि वाटर का मॉलिक्यूल हल्का है और SF6 का मॉलिक्यूल इज बल्कि? ऑब्वियसली तुम मॉलिक्यूलर मास से ही कंबाइन कर सकते हो, देख सकते हो। मॉलिक्यूलर मास दोनों का देख लो। यहाँ पे SF6 है, वहाँ पे H2O है सिर्फ। तो या इट्स मच हेवियर देन H2O गैस, बट स्टिल H2O गैस आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, SF6 गैस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का वन ऑफ द मेन रीजन है डाइपोल मोमेंट। SF6 में डाइपोल मोमेंट जीरो है एंड H2O में डाइपोल मोमेंट है, एंड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली काइंड ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो तुम्हें एक डाइपोल मोमेंट का फंडा क्लियर हो रहा है एवरीवन, कि डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, सो डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो देर आर मॉलिक्यूल्स जिनमें एक नेचुरल डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है ड्यू टू इट स्ट्रक्चर, एंड देर आर मॉलिक्यूल्स जिनमें सिमेट्री इतनी अच्छी होती है कि नेट पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, एंड दैट्स द रीजन उस पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। ठीक, एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा H2 है, इसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। ठीक, और SF6 है, ये एक बहुत ही सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें आपका डाइपोल मोमेंट जीरो है। ओके, तो अगर मैं कोई भी एक मटेरियल देखूं, लेट से यहाँ पे मैं कोई भी एक मटेरियल देखूं, तो इसके अंदर ऑब्वियसली देर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम। सही है? अगर मैं ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन बोलूं तो 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ 10⁻18 हो जाता है। वो भी कम पड़ रहा है, बिकॉज यूजुअली अगर मैं 1 मोल देखूं तो 10⁻³ के ऑर्डर का होता है। सो या देर आर ट्रिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस बोलना सही रहेगा, ऐसा सीन है। तो देर आर मेनी मेनी एटम्स। तो बस मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज देयर अ परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट इन एनी मटेरियल? क्या किसी मटेरियल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है? पानी में कभी तुमने ऐसा डाइपोल मोमेंट देखा है कि पानी में डाइपोल मोमेंट है, उसके एजेस पे चार्जेस आ गए हैं? तो कभी तुमने देखा है ऐसा चीज? सो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल देखूं मैं, अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल देखूं तो उसमें तो चलो एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, बट अगर मैं बल्क में देखूं, क्या एक बल्क में उसका डाइपोल मोमेंट एड अप होगा या नहीं होगा? ये मेरा तुमसे क्वेश्चन है। बेसिकली अगर मैं बल्क में देखूं, सो आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो डिसओरिएंटेड रहते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं रहते। बेसिकली लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर बता रहा हूँ मैं। मे बी यहाँ पे ऐसा होगा, मे बी ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? और इसके कारण क्या होता है ना, इसके कारण अगर मैं सारे के सारे कंबाइन कर दूं, ऑब्वियसली देयर आर इतने सारे एटम्स होते हैं,
तो किसी ना किसी का डायपोल मोमेंट कोई ना कोई कैंसिल आउट कर ही देगा। एंड दैट इज द रीजन अगर मैं किसी भी मटेरियल में देखूं तो नेट डायपोल मोमेंट ये जीरो हो जाता है एवरी टाइम। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ये जो मैं हाँ। यहाँ पे बता रहा हूँ ये चीज समझ में आ रहा है? इवन तो अगर मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल लूँ उसका एक नेट डायपोल मोमेंट नेचुरली उसमें एग्जिस्ट करता है, बट अगर वही मॉलिक्यूल मैं बल्क में लूँ, एक किसी मटेरियल में लूँ, इवन इफ अगर एकदम छोटा सा सैंपल भी ले रहा हूँ मैं जिसमें लेट से कुछ फ्यू लैक एटम्स है, बट लैक भी बहुत बड़ा नंबर है ना। एंड दैट इज द रीजन क्या हो जाता है, ये सारे आपस में इनका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं और किसी भी मटेरियल में नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, लेट से ये मेरा बल्क कोई भी एक मटेरियल है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा। लेट से यहाँ पे मैं एक प्लेट रख रहा हूं, यहाँ पे मैं एक प्लेट रख रहा हूं, ठीक है। एंड लेट से ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? कैन ऐसे ऐसी मैं से ई एक्सटर्नल बोल रहा हूँ। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा जरा सोच के बताना मुझे। एक मेरा मटेरियल है जिसके इंडिविजुअल एटम्स में तो डायपोल मोमेंट है, बट बल्क बल्क में क्या हो रहा है, सारे के सारे डायपोल मोमेंट आपस में दे आर कैंसलिंग आउट। ओके, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, बेसिकली एक डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। कैसे अप्लाई किया मैंने, लेट से यहाँ पे प्लेट रखी मैंने, एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एड अप होके एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। अभी मुझे बताओ क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे क्या असर पड़ेगा, बताना जरा मुझे। कैन आई से ये जो आई मीन ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, दे विल ट्राई टू ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ द, बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? मतलब समथिंग एस, कुछ ऐसा अलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? हाँ। टिया, रजत, ओके। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, योर इलेक्ट्रिक फील्ड, योर ई एक्सटर्नल विल ट्राई टू पोलराइज, your electric field या external electric field will try to polarize this, but your, बोलते हैं ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है, बेसिकली टेम्परेचर का काम ही है रैंडमनेस क्रिएट करना। टेम्परेचर का काम ही है रैंडमनेस क्रिएट करना। कोई भी गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है, मॉलिक्यूल ज्यादा वायलेंटली, ज्यादा विगरसली मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। तो टेम्परेचर का काम ही होता है कि रैंडमनेस जनरेट करना। तो आपका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस विल ट्राई टू पोलराइज अ मटेरियल, बट योर टेम्परेचर विल ट्राई टू रैंडमाइज। समझ में आ रहा है? तो जितना आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना उसका पोलराइजेशन कम होगा, और जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करोगे उतना इसमें पोलराइजेशन होगा। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ओके। अभी इसके कारण जैसे मैं एक कोई भी एक डायपोल का मटेरियल ले रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रहा हूँ, और उस पर मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इसके कारण क्या हो जाएगा, योर इंडिविजुअल एटम्स विल ट्राई टू ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑब्वियसली एकदम प्रॉपरली, ये तो मैंने बहुत बोलते हैं ना, बहुत इमेजिनेटिव डायग्राम बनाया है जहाँ पे सब एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन दिख रहा है, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट करेगा। सो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे डायरेक्ट होंगे, नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्ट होंगे, तो यहाँ पे एक नेट डायपोल मोमेंट ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, अभी इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे इसके इस फेस पे एक नेट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? बेसिकली पहले तो ये पूरा का पूरा बल्क में देयर इज नो डायपोल मोमेंट इन इट, बट जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मेरे बल्क मटेरियल पे, क्या होने लग गया, जो भी एटम्स है या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो ओरिएंट होने स्टार्ट हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव के डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगा, उसका ऑपोजिट में नेगेटिव जाएगा। दूसरे वे में सोचा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपेल करेगा, एंड दैट्स द रीजन ये ऐसे ओरिएंट होना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली कंप्लीटली ओरिएंट नहीं होंगे, बट देयर विल बी सम डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन एंड लेस डिग्री ऑफ रैंडमनेस। आपका जो भी टेम्परेचर है वो इन मॉलिक्यूल्स को रैंडमाइज करने की कोशिश करेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसे पोलराइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाएगा, योर मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू ओरिएंट समवॉट इन दिस डायरेक्शन, एंड इसके कारण क्या हो जाएगा, इस वाले फेस पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले सरफेस पे एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इन चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? क्यों इसे इंड्यूस चार्ज क्यों बोला गया? बिकॉज दे अराइज ओनली व्हेन एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई किया है। जब तुमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तभी ये इंड्यूस हुआ, नहीं तो एक्चुअली ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस पे। ठीक है, लेट से इसको मैं QP बोलता हूं और इसे मैं माइनस QP बोलता हूं। इस वाले फेस पे QP अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस हो चुका है और इस वाले प्लेट पे माइनस QP अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस हो चुका है। इतना क्लियर है सब लोग को? हाँ या ना एवरीवन? हाँ। ओके, अभी देखो मुझे ये बताओ, कैन आई से इसके अंदर जब चार्जेस इंड्यूस होते हैं तो ये अपने अंदर ये अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंड्यूस्ड, सॉरी ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, समझ में आ रहा है? लेट से मैं इसे EI से रिप्रेजेंट करूंगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन मैंने क्या किया, जब एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तब क्या हुआ, ड्यू टू इंटरनल ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इतना क्लियर है? सो मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? The net electric field will be electric field external plus electric field internal, या फिर induced, जो बोलना है बोलो। ठीक है, अच्छा ये इनका माइनस वेक्टर सम है, तो अगर मैं राइट वर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूं तो यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ पे बन जाएगा E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड। इतना क्लियर है? ओके, सो बेसिकली इतना याद रखो, जब भी एक डायपोल मोमेंट है, जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, जिसके अगर मैं इंडिविजुअल एटम्स देखूं तो उनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दे डोंट कोइंसाइड, एंड दैट्स द रीजन हर एक मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट जब मैं आपको डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन बता रहा था, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू उनके बीच का लेंथ। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, तब मैंने बताया था कि ये जो लेंथ है इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू बाकी डायमेंशंस। इसका रीजन ही है बिकॉज ये एटॉमिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है, और ये बेसिकली डायपोल मोमेंट का जो स्टडी है ये हम कर रहे हैं टू स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एकदम एटॉमिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है। इसलिए नेचुरली जब भी हम डायपोल मोमेंट सॉल्व करते हैं, उसका जो भी फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए हैं वो सारे के सारे हमने ऐसे डिराइव किए कि ये लेंथ बहुत छोटी है। तो अभी तुम्हें इसका रीजन पता चल रहा होगा कि इसकी लेंथ छोटी क्यों ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड माइनस या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट या अंदर एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो कहना से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुकी है, मतलब अगर वहां पे वो मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे सिर्फ एक वैक्यूम रहता, तो कहना इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहती। और अभी मैंने कोई भी एक डायपोल मोमेंट का मटेरियल डाल दिया या फिर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, उसके कारण क्या हो गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे मटेरियल में वो कम हो चुकी है। इतना क्लियर है? हाँ या ना? ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं लिखूंगा बेसिकली E एक्सटर्नल अपॉन अ कांस्टेंट K। ठीक है, ये E एक्सटर्नल कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि सिंस ये कम हो चुके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कम हो रही है, इस चीज को मैं किससे इक्वेट कर रहा हूं, जो ओरिजिनली मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था उसे मैंने एक कांस्टेंट के से डिवाइड किया, और ऑब्वियसली ये जो कांस्टेंट के 1 से बड़ा होगा, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ओके ओके, इट्स फाइन। सो अभी नेक्स्ट क्लास कब होगा? फ्राइडे को? ओके, सो सिंस आपका जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो रहा है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल,
तो मैं क्या बोल दूंगा, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को आई जस्ट रिप्लेस इट विद जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इस केस में मैंने एक ई एक्सटर्नल से डिनोट किया है, उसे आई जस्ट डिवाइड इट बाय कांस्टेंट। और सिंस इसकी वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। और ये जो कांस्टेंट है एक मटेरियल के लिए मोर और लेस कांस्टेंट होता है, और उसे हम बुलाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतना समझ में आ रहा है सब लोग को, यस और नो, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने डिफाइन कैसे किया है? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, जो ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना टाइम्स कम हुआ, दैट थिंग इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। तो ये फंडा क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, हाँ या ना? ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन होता क्या आपका बेसिकली, नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट ड्यू टू, या फिर नेट डायपोल मोमेंट लेंगे, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी मटेरियल में जितना भी डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था जब भी मेरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और मैंने उस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, इसके कारण इस पे जो भी डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसको इस मटेरियल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वो बन जाता है आपका पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन समझ में आ रहा है क्या होता है एवरीवन? पोलराइजेशन का डेफिनेशन है, ये पोलराइजेशन डेफिनेशन है, द नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन अ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज आपका पोलराइजेशन हो जाता है। तो आपको सब लोग को इतना क्लियर है पोलराइजेशन होता क्या है, यस और नो? हाँ ओके, इफ दिस इज क्लियर, इफ दिस इज क्लियर, अभी हम यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं, हमें वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलराइजेशन। तो यहाँ पे देखो मैं सेम चीज बना रहा हूँ बट थोड़ी बड़ी बनाऊंगा, बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे डेरिवेशन दिखाना है, ठीक है? तो लेट्स से वी हैव अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हियर, और उसके दोनों साइड्स पे मैंने एक कैपेसिटर के मैंने 2 कैपेसिटर के प्लेट्स डाल दिए हैं, ठीक है? अच्छा, एक इन सबका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कैपिटल ए है, ठीक है? आई मीन ये वाला प्लेट हो गया, फिर ये वाला मटेरियल हो गया, ये वाला प्लेट हो गया, इन सबका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैं कैपिटल ए अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, कैपेसिटर पे लेट से इस वाले प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, इस वाले प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू। इतना क्लियर है सब लोग को? अच्छा, और ये मेरा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है एंड ऑब्वियसली इनके बीच में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, मुझे जल्दी से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना क्या होगा? अगर इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई एक्सटर्नल? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सही है? हाँ या ना? हाँ। हाँ हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आपका बेसिकली ये क्या है, सिग्मा क्या है इस केस में, क्यू बाय ए है, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? ये आपका ई एक्सटर्नल का वैल्यू होगा। इतना क्लियर है? ओके, अभी इसके कारण क्या हो जाएगा, बेसिकली इसके कारण यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। इसे मैं माइनस क्यूपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसे मैं क्यूपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इतना क्लियर है, हाँ या ना? तो आपका ई इंटरनल विल बी समवॉट लाइक दिस, मतलब ई इंटरनल का मीनिंग इस, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, चलो तो ई आई को हम लोग ई इंड्यूस बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बोल देंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्जेस। इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? जल्दी बताओ। फॉर्मूला तो वही है ना, इट इज एक्टिंग एज पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे पॉजिटिव क्यूपी चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव क्यूपी चार्ज है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा आपका क्यूपी बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यूपी बाय 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे इवेलुएट किया, इतना समझ में आया तुम लोग को, हाँ या ना? ओके, अभी
अभी लेट से इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस पे प्लस सिग्मा होगा, इस पे माइनस सिग्मा होगा, और इस वाले फेस पे चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा पी, और इस वाले प्लेट पे चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा पी। इतना क्लियर है, हाँ या ना? हाँ। ओके, इसकी लेंथ में एल अज्यूम कर रहा हूं, मुझे ये बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इन दिस केस। डायपोल मोमेंट का वेक्टर ऐसा रहेगा, नेट डायपोल मोमेंट। इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी जरा मुझे बताना। डायपोल मोमेंट यूजुअली नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, सो टेल मी इसमें डायपोल मोमेंट कितना इंड्यूस हुआ है। बेसिकली चार्ज इनटू लेंथ होता है, सही है, हाँ या ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा चार्ज आपका, क्यूपी इंड्यूस्ड है, तो क्यूपी इंटू एल। इतना क्लियर है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ या ना? ओके, तो आपका पोलराइजेशन कितना होगा? Polarization is defined as a net dipole moment upon the volume, basically dipole moment per unit volume। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका इंड्यूस चार्ज इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय इस पूरे मटेरियल का वॉल्यूम कितना है। इस पूरे मटेरियल का वॉल्यूम कितना है? तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा ए एल। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट इज क्यूपी अपॉन ए, इंड्यूस चार्ज अपॉन ए। कैन ऐसे में से सिग्मा पी से इक्वेट कर सकता हूं, हाँ या ना? सिग्मा पी क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो न्यूमेरिकली अगर मैं देखूं आपका जो पोलराइजेशन है, वो चीज जो है वो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर हो जाता है। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतना क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर मैं उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके सरफेसेस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। इसके रीजंस हमने यहाँ पे देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है। योर मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज द रीजन एक सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उस इंड्यूस चार्जेस के कारण ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी फेस है, उस फेस पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगा। देन वी डिफाइंड अ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता क्या? पोलराइजेशन होता है नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर वॉल्यूम। तो जितना भी आपका नेट डाइपोल मोमेंट होगा मुझे उसे वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इज क्यूपी इंटू एल, बेसिकली चार्ज इंटू चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है ना, तो आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यूपी है इंटू इनके बीच का लेंथ, तो क्यूपी इंटू एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस पूरे मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू लेंथ एल विच इज नथिंग बट ए एल। तो कैंसिल आउट होकर क्यूपी बाय ए आ रहा है। क्यूपी बाय ए इज नथिंग बट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस साइड। तो बस किसी भी मटेरियल में अगर देखो तो उस मटेरियल का जो पोलराइजेशन है that is always equal to the induced surface, not induced charge but induced surface charge density of on that material। इतना क्लियर है सबको ये कैसे आ रहा है, हाँ या ना? हाँ। हाँ एवरीवन हम्म ओके? ओके, अभी हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है क्यूपी। वी नीड टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड चार्ज। ये अभी बेसिकली मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा तुमसे कि आपका यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स पे चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसके प्लेट पे चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, अभी मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है एक्चुअली। पहले नेट कैपेसिटेंस निकालूंगा, फिर मैं इंड्यूस चार्जेस भी निकालूंगा। अभी मेरा करंट गोल है इस पूरे सिस्टम का मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं नेट कैपेसिटेंस, सबसे पहले बताना मुझे। आई मीन यहाँ पे वही है, यहाँ पे अगर ये ब्लॉक नहीं होता, हम्म अगर यहाँ पे एक ब्लॉक नहीं होता, लेट्स से इनके बीच में डिस्टेंस है डी, तो कैपेसिटेंस वुड हैव बीन सिंपली ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस वुड हैव बीन सिंपली ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद मेरे कैपेसिटेंस में क्या चेंज हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी अपने डाइलेक्ट्रिक्स के पार्ट का। अगर ये समझ गए तो आगे डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटर बहुत इजीली समझ जाओगे। तो अभी मेरा क्वेश्चन तुमसे यही है कि मुझे सी नेट निकालना है अभी।
मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। कैसे निकालूंगा मैं? जो भी आपका सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V, ठीक है? या तो बेसिकली इस पे Q अपॉन V हमें इवेल्युएट करना है। तो चार्ज तो उसके प्लेट पे Q ही है, ये तो मैंने अज्यूम किया कि लेट्स अज्यूम कि इसके जो प्लेट्स इस पे चार्ज Q आ गया है। अब अभी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दो प्लेट्स के बीच में। इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं? यस रजत, इन दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं? कहने से मुझे ई नेट के बारे में पता है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम? ई एक्सटर्नल माइनस बोलते हैं ना ई इंड्यूस्ड। ई एक्सटर्नल कितना है आपका? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड कितना है? सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ या ना? यस और नो? ओके, ये चीज एक्चुअली किसके बराबर ली थी हमने? ई एक्सटर्नल बाय के बराबर ली थी, सही है? हाँ या ना? हाँ। तो आपका ई नेट कितना हो जाएगा? ई एक्सटर्नल कितना था? ई एक्सटर्नल इज नथिंग बट द ई ओरिजिनल। ई ओरिजिनल मतलब जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, जब इनके बीच में सिर्फ वैक्यूम था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? दैट इज सिंपली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कहना है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अभी यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैसे निकालते हैं? या पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ ई डीएल dx फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हाँ या ना? अभी ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो सेम है ना? तो यहाँ पे आपका ई कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रल dx तो x के बराबर हो जाएगा विच इज नथिंग बट द लेंथ। तो यहाँ पे ये चीज बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के बराबर। समझ में आ रहा है? हाँ ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, सही है? और सिग्मा क्या है यहाँ पे? Q बाय ए ना? हाँ इतना समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने? हाँ या ना? तो ऐसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस इवैल्यूएट किया। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू डी बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आ रहा है? आपका क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सी नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कहना से के इंटू सी नॉट लिख दूंगा, जहां पे सी नॉट क्या है? ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ओरिजिनल कैपेसिटेंस ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या है? बेसिकली जब आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं था तब कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना था? कहना से ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? एक ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसी चीज को मैं सी नॉट लिख रहा हूँ विच इज नथिंग बट द सी ओरिजिनल। तो बेसिकली एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करने के कारण क्या हो रहा है? कहना इससे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली अगर मेरे डायमेंशंस रेस्ट्रिक्टेड है, अगर मैं ज्योमेट्रिकली मेरे कैपेसिटर को और बड़ा नहीं बना सकता, तो मैं उसके कैपेसिटेंस एनहांस कैसे करूंगा? या फिर मैं उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कैसे करूंगा? मैं उन दो मटेरियल के बीच में उन दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दूंगा। तो बेसिकली जितना भी उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उतने टाइम्स मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके तो बेसिकली यूजुअली आप कोई भी इंडस्ट्रीज में कैपेसिटर्स देखो तो उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंड्यूस करने से फायदा क्या होता है? उसका कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इतना क्लियर है सब लोग को? नोट डाउन कर लो। लेट से अभी हमें QP इवैल्यूएट करना है, द इंड्यूस चार्ज ऑन द सरफेस। बेसिकली हमें QP इवैल्यूएट करना है अगर मैं Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे इंड्यूस कर रहा हूं। कैसे इवैल्यूएट करेंगे QP? जरा बताना मुझे ये चीज। बेसिकली हम ये वाली इक्वेशन देखेंगे। योर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है, दिस थिंग विल बिकम E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड, और ये चीज एक्चुअली E एक्सटर्नल बाय K से इक्वेट करते हैं हम बाय डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? तो आपका E एक्सटर्नल क्या है?
sigma by epsilon naught. What is the E induced? sigma p by epsilon naught. और ये चीज जो है, ये चीज E एक्सटर्नल बाय K के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक सिग्मा के आपका Q बाय A होता है ना, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ये चीज है QP बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये E एक्सटर्नल है। समझ में आ रहा है? तो E एक्सटर्नल कितना ले लेंगे हम बेसिकली, ये चीज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट के। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन, हर जगह पे हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QP? बेसिकली Q माइनस Q बाय K। तो यहाँ पे अगर मैं Q को कॉमन ले लूंगा, इट विल बिकम 1 माइनस 1 बाय K। इतना समझ में आ रहा है? सो अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रहा हूं इन बिटवीन टू प्लेट्स, जिसमें हर एक प्लेट की चार्ज है Q और दूसरे पे है माइनस Q, तो उसके सरफेस पे इतना चार्ज इंड्यूस होगा, Q टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन K। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। ओके, तो बेसिकली अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 कब बनेगी? व्हेन विल बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक? वैक्यूम वैक्यूम में, एग्जैक्टली वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तब यहाँ पे अगर K के बदले 1 डाल देता हूं मैं, तो QP इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली देयर वोंट बी एनी नेट इंड्यूस्ड चार्ज नो मैटर व्हाट द चार्ज। जो भी हो, इसमें हमें K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें इंड्यूस्ड चार्ज मिल जाता है। तो ये चीज नोट डाउन कर लो। ओके, सो एक कैपेसिटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल d। हम क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या सिंपली इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब या, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और जिसका थिकनेस है X। इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A की बराबर, और जाहिर सी बात है X जो है ये D से छोटा है। सो ये जो भी सिस्टम बन रहा है, इस पूरे सिस्टम का हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं पूरे कैपेसिटेंस को दो कैपेसिटेंस में डिवाइड कर दूंगा। एक कैपेसिटेंस ऐसा होगा which is completely filled with this dielectric material. Is it clear? This thing is completely filled with a dielectric material. और दूसरा कैपेसिटर ऐसा होगा जो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल्ड नहीं है। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए ही है, लेकिन इसका डिस्टेंस है x और इसका, इनके प्लेट के डिस्टेंस में डिस्टेंस कितना होगा? कैन आई से d माइनस एक्स? हाँ या ना? यस और नो? हाँ हाँ। ओके, अभी ये जो दो कैपेसिटर्स है ये एक्चुअली पैरेलली कनेक्टेड है, सॉरी ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैंने इसे ऐसा कर दिया। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताना कि इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को C1 बोलता हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी इसके कैपेसिटेंस की? K A epsilon naught by X। और इसके कैपेसिटेंस को मैं C2 बोलता हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? A epsilon naught by D minus X। समझ में आ रहा है? ओके, अभी ये जो दो कैपेसिटर्स है ये सीरीज में कनेक्टेड है। These two capacitors are connected in series. तो क्या करेंगे हम बेसिकली? 1 by C net equal to। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली C नेट जो है 1/C1 1/C2 से, तो बेसिकली आ जाएगा ना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ। सो ओके, तो यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? C1 के बदले ये डाल दूंगा मैं K A एप्सिलॉन नॉट बाय X प्लस यहाँ पे कितना डाल दूंगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस X द होल अपॉन C1। अच्छा, यहाँ पे इनटू प्रोडक्ट है, मैंने मल्टीप्लाई प्लस क्यों किया था मैंने पता नहीं। यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में एडिशन है, क्या हो जाएगा? K A एप्सिलॉन नॉट बाय X प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस X। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं इधर? हाँ या ना? हाँ। ओके, डिनोमिनेटर से मैं दोनों A एप्सिलॉन नॉट काट सकता हूँ और न्यूमरेटर के एक A एप्सिलॉन नॉट से मैं इस चीज को काटूंगा। ठीक है, ओके, अभी से प्रॉपरली क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे C नेट का वैल्यू बताना। चलो, अभी कैसे करेंगे इसे? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, सही है?
सो मैं क्या बोलूंगा, लेट से मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्लैब ले रहा हूं, बेसिकली x डिस्टेंस नीचे एक dx थिकनेस का मैं यहाँ पे छोटा सा स्लैब ले रहा हूं, ठीक है। ऐसे छोटे 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 डिफरेंशियल कैपेसिटेंस को मैं ऐड करके मेरा फाइनल कैपेसिटेंस बनेगा। इतना समझ में आया, हाँ या ना? हाँ ओके। अभी ये जो भी सारे छोटे छोटे कैपेसिटेंस हो गए, कैन आई से सारे के सारे कैपेसिटेंस पैरेलल में एडेड है? बिकॉज उनके टर्मिनल कनेक्शन के टर्मिनल तो सेम है ना सबके। यहाँ पे एक कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटेंस बन रहा है। आई मीन ये जो सारे डिफरेंशियल कैपेसिटेंसेस है, कैन आई से ये सारे के सारे पैरेलल में एडेड है? हाँ है ना? दे आर ऑल पैरेलली कनेक्टेड, एंड सिंस दे आर ऑल पैरेलली कनेक्टेड, मेरा नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? कैन आई से इन सबका एडिशन होगा? समझ में आया मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ ओके ये इनका जो भी नेट कैपेसिटेंसेस होंगे, दे विल बी नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल दीज कैपेसिटेंसेस, डिफरेंशियल कैपेसिटेंसेस। और एडिशन ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स क्या होता है? एडिशन ऑफ इनफाइनाइटली मैंने डिफरेंशियल टर्म्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। इट्स नथिंग बट इंटीग्रेशन, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जल्दी से मुझे डीसी का वैल्यू बताओ, डिफरेंशियल कैपेसिटेंस का वैल्यू बताओ, ये क्या होना चाहिए? ए इंटू एप्सिलॉन ए बी एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली जो भी होगा, मैं उसे पहली बात तो मुझे उसे के एक्स से मल्टीप्लाई करना सही है, हाँ और वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर, सही है। ओके एक प्लेट यहाँ पे है इस डिफरेंशियल कैपेसिटेंस की, और दूसरी प्लेट ये यहाँ पे है, समझ में आ रहा है? हाँ इन दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस तो डी ही रहेगा। ये प्लेट का एरिया, बेसिकली यहाँ पे एरिया कम हो रहा है ना, बस ये प्लेट का इतना छोटा सा एरिया आ रहा है ना, हम्म, ये प्लेट का एरिया कितना होगा? कहना है से बी इंटू डी एक्स के बराबर होगा, सही है। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे डीए लेना पड़ेगा, सो डीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? कहने से के एक्स बेसिकली के एट डिस्टेंस एक्स, एक्स जो है सबस्क्रिप्ट में है, एप्सिलॉन नॉट इनटू डीए क्या बन जाएगा मेरा? बी टाइम्स डी एक्स द होल बाई डी। ये जो मैंने क्या लिखा है समझ में आ रहा है? ये जो मेरा डिफरेंशियल एरिया है, दिस थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू डी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ अब ये के एक्स के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? के एक्स के बदले क्या ये चीज सब्स्टिट्यूट करूंगा? हाँ के नॉट प्लस अल्फा एक्स, समझ में आ रहा है? तो के नॉट बेसिकली जब x की वैल्यू 0 है, तो एग्जैक्टली टॉप पे इस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है के नॉट। देखो मैं x को 0 डाल दूंगा, तो फिर यहाँ पे नीचे जब मैं x की वैल्यू a डाल दूंगा, वहां पे डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा के नॉट प्लस अल्फा टाइम्स a, समझ में आ रहा है? बट वॉट एवर इट इज, के एक्स जो है, के सब्सक्रिप्ट एक्स एक्चुअली है, ये चीज आपका के नॉट प्लस अल्फा एक्स के बराबर है, समझ में आ रहा है? तो दिस इनटू बी एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन डी, समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने? हाँ तो आपका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? कहना है इसी चीज को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सही है। अच्छा इंटीग्रेट करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म्स है आपके, बी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पे बचेगा इंटीग्रल के नॉट प्लस अल्फा एक्स डी एक्स। अच्छा यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स है, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है? यस, 0 से a। 0 से a, सही है। यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, जैसे जैसे नीचे होगा वैसे x का वैल्यू a बन जाएगा, तो 0 से a वेरी कर रहा है। तो बस अभी हमें ये इंटीग्रल प्रॉपरली इवेलुएट करना है। के नॉट का बन जाएगा बेसिकली के नॉट एक्स, तो ये बन जाएगा के नॉट इंटू ए, प्लस यहाँ पे आपका अल्फा जो है, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, तो अल्फा इंटू ए स्क्वायर बाय 2, ये चीज आपका इंटीग्रल होगा। मैंने एक स्टेप में इंटीग्रल कर दिया, पर तुम सॉल्व कर लोगे ना इंटीग्रेशन एकदम प्रॉपरली, हाँ या ना? हाँ बस अभी मैं चाहूं तो मैं एक कॉमन ले सकता हूं, तो ए बी एप्सिलॉन नॉट बाय डी टाइम्स अंदर क्या बचेगा? के नॉट प्लस अल्फा ए बाय 2, बेसिकली ए इंटू बी क्या बन जाएगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा ना, या फिर इसे ऐसा छोड़ दोगे भी तो भी चल जाएगा। ये आपका सी नेट हो रहा है, नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। समझ में आया ये चीज कैसे किया? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो इस चीज को।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज बट यहाँ पे योर डाइलेक्ट्रिक इज वेरिंग लीनियरली, ऐसा ठीक है। वहां पे ऊपर से नीचे वेरी हो रहा था, यहाँ पे अभी साइड वे में वेरी कर रहा है। तो ऑब्वियसली सारे के सारे डिफरेंशियल कैपेसिटेंसेस जो है वो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बस उनका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्लैब लूंगा dx थिकनेस का। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, डीसी कितना होगा, कहना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम होगा, हाँ या ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम हो जाएगा। तो आपका डीसी क्या हो जाएगा, ए बेसिकली के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, लेकिन यहाँ पे थिकनेस तो dx है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1/dc क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा dx अपॉन k के बदले क्या डालूंगा मैं, k नॉट प्लस अल्फा एक्स टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है सब लोग को, हाँ या ना? हाँ। अच्छा 1/c नेट क्या होगा, कहना है इंटीग्रल 1/dc होगा, बिकॉज 1 कैपेसिटेंस करके हमको एडअप करना पड़ेगा ना सब, हाँ या ना? बस तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर दो, 1/c नेट या फिर 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1/dc विच इज नथिंग बट dx अपॉन ये चीज, k के बदले ये आ जाएगा k नॉट प्लस अल्फा एक्स टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने इधर, हाँ या ना? हाँ हाँ। बस यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ले लूंगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dx अपॉन k नॉट प्लस अल्फा एक्स। ये चीज इंटीग्रेट कर पाओगे बेसिकली यहाँ पे x, अच्छा x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है ये बता दो बस। 0 से d। 0 से स्मॉल d, यहाँ पे x वेरी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसका इंटीग्रल एक्चुअली हो जाएगा, मैं तुम्हें इंटीग्रल इवेलुएट करके दे देता हूँ। 1/a एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल हो जाएगा ln ऑफ दिस क्वांटिटी k नॉट प्लस अल्फा एक्स, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट होता है उस चीज से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे अल्फा है तो 1/अल्फा करना पड़ेगा। अभी तक मैंने लिमिट नहीं अप्लाई की है, समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया? बेसिकली ये इसका इंटीग्रल है, 1/x का इंटीग्रल ln होता है ना, तो 1 लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एग्जैक्टली वो होता है, बट जो भी x का कोएफिशिएंट होता है हमें उस चीज से डिवाइड करना पड़ता है। आई मीन किसी भी फंक्शन में अगर मैं x के बदले एक लीनियर फंक्शन सब्स्टिट्यूट करूं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर, ठीक है। इंटीग्रेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए करो, अभी के लिए याद रखो, अगर किसी भी फंक्शन में x के बदले अगर मैं एक लीनियर फंक्शन को रिप्लेस कर दूं तो बेसिकली उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही रह जाता है, x के बदले पूरा का पूरा लीनियर फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दो, बट हमें वो पूरे के पूरे फॉर्मूला में उससे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1/अल्फा एक्स्ट्रा आ रहा है। इतना क्लियर है क्या किया मैंने यहाँ पे? Now this is varying from 0 to small d. It is varying from 0 to small d. तो यहाँ पे अभी 1/c net क्या हो जाएगा, 1/a एप्सिलॉन नॉट इनटू ये अल्फा भी कॉमन निकाल लेंगे। सबसे पहले अंदर क्या होगा, मैं अपर लिमिट डालूंगा, तो ln ऑफ k नॉट प्लस अल्फा इंटू डी, माइनस में लोअर लिमिट डालूंगा ln ऑफ x के बदले 0 डाल दूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ k नॉट बच जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ है ना? एंड व्हाट इज ln a माइनस ln b, व्हाट इज ln a माइनस ln b, ln ऑफ a बाय b। तो 1/c नेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/a एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू यहाँ पे बन जाएगा ln ऑफ k नॉट प्लस अल्फा d अपॉन k नॉट। समझ में आ रहा है? तो आपका c नेट क्या हो जाएगा, यहां से इसी चीज का इनवर्स हो जाएगा, तो a एप्सिलॉन नॉट अल्फा द होल अपॉन ln ऑफ दिस क्वांटिटी k नॉट प्लस अल्फा d अपॉन k नॉट। इतना समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने, हाँ या ना? ये तुम्हारा आंसर है। अच्छा ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या, इज इट डायमेंशनली करेक्ट? करेक्ट। क्यों? क्यों मतलब अल्फा का 1/d है। एग्जैक्टली अल्फा का जो डायमेंशन है 1/d के बराबर होगा। योर कहाँ पे गया,
k is given by k नॉट प्लस अल्फा x, x का डायमेंशन लेंथ के बराबर है, तो इन दोनों का कंबाइंड डायमेंशन k नॉट के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, विच इज नथिंग बट डायमेंशनलेस। तो अल्फा का डायमेंशन 1 बाय लेंथ के बराबर है, तो ये चीज डायमेंशनली भी करेक्ट है। तो सी नेट कैसे निकाला, इतना समझ में आया? अगला टॉपिक है अपना कोरोना डिस्चार्ज। सो यहाँ पे मैं 2 हॉलो स्फीयर्स ले रहा हूं, यहाँ पे 2 हॉलो स्फीयर्स ले रहा हूं, इसका या फिर कंडक्टिंग स्फीयर्स ले लो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लो, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में दे आर वन एंड द सेम थिंग। इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2। अच्छा, लेट से मैंने इन पे एक चार्ज, नेट चार्ज क्यू डाल दिया, इन पे मैंने एक नेट चार्ज क्यू डाल दिया, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया, इस पे Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया और इस पे Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा, और जाहिर सी बात है Q जो है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ हाँ। ओके फाइन। कहना से अगर ये दोनों कनेक्टेड, एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया मैंने इसे, तो कहना से इनका पोटेंशियल सेम होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन दिस स्फीयर? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? k क्यूब बाय r के बराबर होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा k Q1 बाय r1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? k q2 by r2। k Q2 बाय r2 के बराबर। इतना क्लियर है? और सिंस ये दोनों के दोनों वायर जो है, ये दोनों के दोनों वायर्स एक कंडक्टर से कनेक्टेड है, कहना है इनका पोटेंशियल इक्वल होगा। सो इन दोनों का मैं इक्वेट कर रहा हूं यहाँ पे। समझ में आया मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? आई एम सिंपली इक्वेटिंग द पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो k k कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे क्या मिल रहा है? Q1 अपॉन R1 जो है ये Q2 अपॉन R2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर? सिग्मा 1 बोल रहा हूं मैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर? 3/4 3/4। into सरफेस एरिया क्या होता है एक स्फीयर का? अच्छा 4 pi 4 पाई आर r²। स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Q1 अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? Q2 upon 4 pi r square. Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। इतना क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बेसिकली, ये बताना मुझे। यहाँ पे Q1 बाय R1 क्या हो जाएगा? कहने से 4 पाई सिग्मा इंटू R1, है ना? एक R यहाँ पे रहेगा, दूसरा R यहाँ पे चला जाएगा। बेसिकली मैं Q1 बाय R1 निकालना चाहता हूँ। सिमिलरली यहाँ से Q2 बाय R2 क्या आएगा? 4 पाई सिग्मा टू R2। समझ में आ रहा है? और सिंस Q1 बाय R1 Q2 बाय R2 के बराबर है, तो 4 पाई सिग्मा 1 R1 विल बी इक्वल टू 4 पाई सिग्मा 2 R2। इतना क्लियर है? हाँ या ना? 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? r2 by r1। R2 बाय R1। इतना क्लियर है? तो यहां से कहना है से सिग्मा जो है, सिग्मा को मैं बोल सकता हूँ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। हाँ है ना? तो किसी भी मटेरियल का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है ना, वो उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आई मीन जरूरी नहीं हो कि वो स्फीयर है, वो कोई भी कर्व है, तो उस पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है मतलब उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है, और अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। बेसिकली अगर किसी भी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो वो सरफेस ज्यादा फ्लैट होता है, उसका फ्लैटनेस ज्यादा है, या फिर मैं बोलूं उसका जो कर्वीनेस है उसका कर्वीनेस कम है। समझ में आ रहा है? एक प्लेन शीट अगर मैं लूं तो प्लेन शीट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कंसीडर किया जाता है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन शीट? Infinity. इनफाइनाइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वही बोल रहा हूं मैं। किसी भी चीज का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा फ्लैट होता है, या फिर उसका कर्वीनेस बहुत कम होता है, तो उसका जो सिग्मा है, उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम होता है। समझ में आ रहा है? और अगर किसी भी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, मीनिंग उसका फ्लैटनेस कम है, या फिर उसका कर्वीनेस ज्यादा बोल सकता हूं मैं, है ना?
या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो वो जो सरफेस ज्यादा पॉइंटी है, समझ में आ रहा है, वहां पे आपका हाँ। रेडियस सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? हम्म। सो बेसिकली अगर किसी भी मटेरियल में अगर मैं ये कर दूं, किसी भी मटेरियल में अगर मैं चार्ज डाल दूं, तो अगर वो मटेरियल में जहां पे पॉइंट ज्यादा रहेगा ना, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक बोलते ना, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर मेरा कोई भी सरफेस लू, अगर मैं कोई भी सरफेस लू, तो उस सरफेस के नजदीक, उस सरफेस के नजदीक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? ये गॉसेस लॉ से बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर ले लो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया विल बी क्यू इनसाइड, उससे बहुत इजीली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो कोई भी अगर मैं सरफेस लू, कोई भी सरफेस लू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उस सरफेस के नजदीक इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? उस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू। तो कैन आई से पॉइंटी सरफेस के रीजन में या फिर पॉइंटी सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है इन एनी मटेरियल। समझ में आ रहा है? लेट्स से अगर ये मेरा कोई एक मटेरियल है, माय मटेरियल इज समवॉट लाइक दिस, और यहाँ पे एक पॉइंटी सरफेस ज्यादा है, तो कहना है इस रीजन में सिग्मा सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब इस पे मैंने कोई चार्ज डाल दिया है, इस पे मैंने कोई क्यू, लेट से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डाल दिया है, इसके कारण कहना है जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पे, इस रीजन में मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। हाँ या ना? इस रीजन में मेरा सिग्मा सबसे ज्यादा होगा, एंड दैट इज द रीजन इस रीजन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना? हाँ। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? लेट्स से यहाँ पे एक प्लेट से, और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं। तो बेसिकली इसके कारण क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो एटम्स में से, लेट्स से ये आपका एटम है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो वो क्या कर देगा? वो एटम में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर लेगा। So basically your electron will start moving leftwards, your protons will start moving rightwards, and this will create a discharge. इस चीज को डिस्चार्ज बोलते हैं। सो ये करंट क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं फिजिकली से इंटरप्रेट करूं तो मुझे यहाँ पे स्पार्किंग दिखाई देगी। ठीक है? तो हर एक इसका बेसिकली हर एक मटेरियल का एक कोरोना डिस्चार्ज होता है। उससे ज्यादा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कर दूं तो वहां पे एक डिस्चार्ज दिखाई देगा, वहां पे आपको स्पार्किंग्स दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? एंड दैट्स द रीजन, अगर कोई भी मटेरियल है, अगर उस पे मैं इलेक्ट्रिक चार्ज डाल रहा हूं, तो सबसे ज्यादा कोरोना डिस्चार्ज कौन से रीजन में स्टार्ट होगा? पहले कोरोना डिस्चार्ज कौन से रीजन में स्टार्ट होगा? वो सरफेस पे जहां पे पॉइंटी एरियाज है, वहां पे कोरोना डिस्चार्ज स्टार्ट होगा। तो अगर तुम इसके अंदर चार्ज सप्लाई करते जा रहे हो, तो सबसे पहले स्पार्किंग विल स्टार्ट इन द पॉइंटी रीजन। समझ में आ रहा है? और इसी चीज को हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। नोट डाउन कर लो।